नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले कई चुनाव से हर चुनाव में प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की खबरें आती रहती थी, मगर वो नहीं आई। अमेठी और रायबरेली में भाषण दिया और चुनाव प्रबंधन का काम संभाला और फिर चर्चा समाप्त। इस बार चर्चा भी नहीं हो रही थी और प्रियंका गांधी के आने की घोषणा हो गई। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। 15 साल लगे राहुल गांधी को संघर्ष करते हुए अपनी जगह बनाने में, तब जाकर उनके नेतृत्व में 3 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली। प्रियंका गांधी को लेकर अभी से भविष्यवाणी करने वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का अपना अधिकार है कि वे उत्साहित हों, मगर जानकारों को यह समझना चाहिए कि वे 15 साल पहले राहुल गांधी को लेकर इसी तरह का उत्साह दिखा रहे थे, मगर बीच में उन्हें राजनीति से निकालने भी लगे थे। अब जब राहुल ने इन 3 चुनावों में जीत हासिल की है तो वे खुद से प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर ले आते हैं। जनता के बीच साबित करने में बड़ा वक्त लग जाता है। प्रियंका का राजनीतिक अनुभव रहा है अमेठी और रायबरेली तक ही। वे पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगी। कुछ समय पहले जब इलाहाबाद में राहुल की जगह प्रियंका लाओ का पोस्टर लगा तो लगाने वालों को बड़ी कस के डांट पड़ी, सबने मजाक उड़ाया। दिल्ली में जगदीश शर्मा ही अकेले प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर लगाते रहे, उनकी मांग करते रहे राजनीति में लाने की। जगदीश शर्मा से हाल ही में ईडी ने पूछताछ की थी। प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगी? क्या बनारस से चुनाव लड़ेंगी या महासचिव रहते हुए सिर्फ प्रबंधन संभालेंगी? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट को छोड़कर सभी लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास हैं। बसपा और सपा का गठबंधन बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी ने खुद 2 बार कोशिश की। 2012 में किसानों को लेकर यात्रा की, भट्टा परसौल की यात्रा की, फेल हो गए। 2017 के चुनाव में अखिलेश के साथ मिलकर यूपी के लड़के का फॉर्मूला निकाला, फेल हो गए। प्रियंका को उतारकर राहुल संकेत दे रहे हैं कि वे हर बार फेल होकर भी हार नहीं मानते, अपनी पार्टी की जीत के लिए कोशिश करते रहेंगे। यूपी को लेकर ही राहुल की राजनीतिक असफलता को रेखांकित किया जाता रहा है, मगर वे अपनी रणनीति अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। मेरी बहन जो बहुत केपेबल, कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है और एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है और बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। बीजेपी पहले से ही राहुल गांधी पर परिवारवाद को लेकर घनघोर हमले करते रही है। अपनी यूएसपी बताती है बीजेपी कि उसके अध्यक्ष पद पर कोई सामान्य कार्यकर्ता पहुंच सकता है। बस भाजपा का कार्यकर्ता बता दे कि बीजेपी के नए मुख्यालय में अध्यक्ष जी का नया कमरा कितने कार्यकर्ताओं ने देखा है, उसकी तस्वीर ट्वीट हुई है या नहीं, राहुल गांधी के कमरे की तस्वीर भी ट्वीट हुई है या नहीं। लेकिन परिवारवाद पर बहस करनी है तो ईमानदारी से होनी चाहिए। पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष पद पर किसी परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाला पार्टी के भीतर चुनाव लड़कर नहीं पहुंचा है। लोकतंत्र में चयन की प्रक्रिया सर्वोच्च है, मनोनयन की नहीं। इस लिहाज से राहुल गांधी भी मनोनयन से अध्यक्ष बनते हैं और अमित शाह भी मनोनयन से बनते हैं। कांग्रेस में एक बार जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को गंभीर चुनौती दी थी, चुनाव लड़ लिया था। बीजेपी में अभी ऐसा देखा जाना बाकी है। बीजेपी के भीतर कई तरह के परिवार हैं, उसके सहयोगियों के भीतर भी परिवार हैं। क्या अमित शाह बता सकते हैं कि अकाली दल में बादल परिवार के अलावा कौन अध्यक्ष बनने वाला है सामान्य कार्यकर्ता? क्या अमित शाह बता सकते हैं कि शिवसेना और पासवान की पार्टी में पासवान और ठाकरे के अलावा कौन सामान्य कार्यकर्ता अध्यक्ष बनने वाला है? क्या अमित शाह कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी मां विजया राजे जी बीजेपी की संस्थापक सदस्य थीं? क्या अमित शाह वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत का टिकट काटने वाले हैं? कर्नाटक में येदियुरप्पा के बेटे भी सांसद हैं। क्या येदियुरप्पा के बेटे साधारण कार्यकर्ता थे? क्या यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा मंत्री बनने से पहले हजारीबाग में दरी बिछाते थे, पार्टी नेताओं का झोला ढोते थे? यूपी के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह कुछ ही हफ्ते पहले राजनीति में आते हैं, अतरौली से टिकट पाते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे, उनके बेटे सांसद थे और पोता विधायक बनकर मंत्री चंद हफ्तों में। जरूर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को कई साल काम करने के बाद पार्टी ने टिकट दिया और वे विधायक बने। पंकज का टिकट परिवार के नाम पर कटता रहा, मगर बाकियों को इसी के नाम पर मिलता रहा। परिवारवाद एक समस्या है, इस पर बहस होनी चाहिए। सबके लिए यह सही हो, मगर कांग्रेस के लिए नहीं हो तो यह तर्क ठीक नहीं। क्या यह मुद्दा सिर्फ राहुल और प्रियंका के लिए है? सभी दलों को अपनी राय घोषित करनी चाहिए, बीजेपी को ही नहीं, बीजेडी को भी, कांग्रेस को भी, राजद, सपा, अकाली, अन्ना द्रमुक, टीआरएस, सबको। क्या ये दल कह सकते हैं कि जिनके दल में परिवार का ही सदस्य अध्यक्ष बनता है उससे गठबंधन नहीं करेंगे? क्या ये कोई दावा कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? इसके बाद भी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस के नेता बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तर्क नहीं होते।
सिवाय ये कहने कि गांधी परिवार ने बलिदान दिया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या हुई, फिर वे सोनिया गांधी के 19 साल अध्यक्ष होने के बाद राहुल गांधी के बनने का बचाव इस तरह करने लगते हैं कि आज़ादी के बाद गांधी परिवार के 4 ही सदस्य अध्यक्ष हुए, बाकी अध्यक्षों के नाम गिनाने लगते हैं। परिवारवाद से तो सरदार पटेल नहीं बच सके। उनके निधन के बाद नेहरू ने उनकी बेटी और बेटे को टिकट दिया, जिताया, राज्यसभा भी भेजा। इंदिरा गांधी को नेहरू ने अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ने दिया, लेकिन उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री उन्हें मंत्री बना देते हैं। एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि 32 साल से गांधी परिवार का कोई सदस्य मंत्री नहीं बना है, शपथ नहीं लिया है। यह बात सही है, पूरी तरह से नहीं है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस परिवार सत्ता का केंद्र रहा है। 10 साल उसे मंत्री बनने की जरूरत नहीं थी। परिवारवाद अगर समस्या है तो ढंग से बहस हो और देखा जाए कि इससे हर स्तर पर नई प्रतिभाओं के लिए हर दल में रास्ता कितना मुश्किल हो गया है। सिर्फ कांग्रेस में गांधी परिवार नहीं है, वहां और भी कई दूसरे परिवार हैं। सिंधिया परिवार हैं, चौहान परिवार है। उसी तरह बीजेपी और अन्य दलों में भी टॉप से लेकर बॉटम तक कई प्रकार के परिवार हैं। सवाल है कि अभी कुछ हो रहा है परिवारवाद को लेकर। प्रियंका को लाकर कांग्रेस क्या हासिल करने जा रही है, हम बात करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का एक और नाम याद आ गया कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया। क्या वे परिवारवाद के नाम पर आलोचना कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी में रिजर्वेशन सिर्फ एक परिवार के लिए है और एक परिवार के सदस्यों के आगे वहां पे किसी के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब पार्टी एक परिवार का एक्सटेंशन है तो ये पोस्टिंग अपने आप में कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। सिर्फ एक ही बात हमें आश्चर्य की लगी कि उन्हें सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी क्यों बनाया गया। उनका तो दायित्व और बढ़ना चाहिए था। प्रियंका जी के महासचिव बनने से मैं समझता हूं कि विपक्ष के जो लोग हैं उनमें जरूर खतरे की घंटी बज रही होगी, और स्वाभाविक है क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हैं और उनके काम करने का तरीका अलग है और राहुल जी को बहुत ताकत देंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय है, और मैं सोचती हूँ कि इस निर्णय को लेकर देश भर में एक नई आशा, एक नई ये आ गई कि राहुल गांधी जी का दृष्टि, उन्होंने देश पे उनके टारगेट निगाह रखे हैं कि देश को कैसे बचाएं और देश को कैसे आगे बढ़ाएं। कंचन चंद्रा एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने एक किताब लिखी थी कि डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज, स्टेट, पार्टी एंड फैमिली इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने एक शोध दिखाया, शोध से कि सभी दलों में परिवारवाद है, कुछ में कम है, कुछ में बहुत ज्यादा है। लोकसभा का अध्ययन कर बताया कि 2004 में 543 में से 20.07% सांसद खानदानी थे। 2009 में 30.07% सांसद खानदानी हो गए। 2014 में गिरावट आई, मगर 21.92% खानदानी सांसद थे। 2014 में कांग्रेस के सांसद तो घट गए, 44 पर आ गए, मगर खानदानी सांसदों का प्रतिशत काफी बढ़ गया, सबसे ज्यादा हो गया। 2009 में बीजेपी में 19.13% खानदानी सांसद थे, डायनेस्टीज, जो 2014 में घटकर 14.89% इनकी संख्या हो जाती है। कम हुई, मगर परिवारवाद वहां है। तो बीजेपी बताए कि अपने भीतर इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कर रही है, कांग्रेस भी बताए। नीरजा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। नीरजा जी, आपकी अपनी राजनीतिक समझ प्रियंका गांधी को लेकर क्या कहती है? क्या आप कार्यकर्ताओं के उत्साह को अलग नजर से देख रही हैं और राजनीति की जो व्यवहारिक जमीन है उसको अलग तरीके से देख रही हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा आती है, जो उत्साह आता है, वो किसी पार्टी के लिए कम चीज़ नहीं है। आधी लड़ाई तो आप वहीं जीत लेते हैं, और अगर उत्साह नहीं की जगह उदासीनता हो तो फिर पार्टी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकती है। पॉइंट नंबर 1 ये। दूसरा, प्रियंका गांधी का जो दांव खेला है राहुल गांधी ने इस बार, उनको सक्रिय राजनीति में लाना, मुझे लगता है ये 2019 का जो चुनाव है उसका रुख बदल सकता है। और उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया है, और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ पूरा यूपी नहीं रवीश, ईस्टर्न यूपी तकरीबन 40 सीटें लोकसभा की देता है। लेकिन ईस्टर्न यूपी का मतलब क्या है? ईस्टर्न यूपी का मतलब है वाराणसी का मतलब है नरेंद्र मोदी। और ये मैं मानती हूं कि शेर की गुफा में जाके शेर को ललकारने वाली बात होगी।
ईस्टर्न यूपी का मतलब गोरखपुर भी है, योगी आदित्यनाथ। तो प्रियंका को वहां लड़ाई में उतारा जा रहा है जहां असली लड़ाई लड़ी जाएगी, जहां असली महाभारत होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है वो, अभी सक्रिय राजनीति में आई हैं। यूपी के चुनाव, जैसा आपने कहा है कि अपनी माँ और भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नर्चर करती रही हैं, वहां प्रबंध करती रही हैं, कई इलेक्शंस में किया है, लेकिन सक्रिय राजनीति में जब कूदने की बात आती थी तो पीछे हट जाती थी। लेकिन आज वो कदम फूक फूक कर लेने वाली राजनीति को छोड़ के आर पार की लड़ाई में कूदी हैं, और दोनों भाई बहन दिख रहा है कि कदम मिला के चलने वाले हैं। अब सफल होंगी, वो ऑर्गेनाइजेशनल मजबूती होगी, लेकिन अगर आप देख ली जो नैरेटिव होगा, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश में महाभारत की लड़ाई होने वाली है। ये नैरेटिव प्रियंका वर्सेस बनाम मोदी हो जाने वाला है। कांग्रेस का आप ढांचा देखिए तो वहां नहीं है, पार्टी का वोट प्रतिशत देखिए तो बहुत सीमित है ना। इसके पहले राहुल गांधी वो अपने पूरे अधिकार से वहां प्रचार प्रसार करते ही रहे हैं। पूरी यूपी की यात्रा उन्होंने 2 बार ठीक तरीके से दोनों विधानसभा चुनावों में की है, भले उसका नतीजा ना निकला हो, लेकिन पार्टी का ढांचा नहीं है। तो फिर सिर्फ परसेप्शन बदल देने से क्या पार्टी खड़ी हो जाएगी वहां पर? देखिए, वो पार्टी को खड़े होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतना कमजोर हो गया है वहां यूपी में। लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिवाइव करने की जो मुहिम है वो तो शुरू होनी है। अब प्रियंका के आने से कितना फर्क होगा, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन होगा पूरे माहौल का, वो देखने लायक चीज होगी। और अगर हो भी जाता है तो सीटों में तब्दीली कितनी हो पाएगी। अब ऐसी सीटें हैं कांग्रेस की जो अपने बलबूते नहीं लोग जीतते हैं, पर क्योंकि लीडर उसको नर्चर करता रहा है, 6, 7, 8 ऐसी हैं। हालांकि 2009 में उन्होंने 22 सीटें जीती थी लोकसभा की। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो ये है कि क्या प्रियंका वाड्रा के आने से सपा और बसपा दोबारा सोचेंगे गठबंधन के बारे में? क्योंकि अगर कांग्रेस खड़ी होती है तो माइनॉरिटी वोट क्या बटेगा, बट सकता है। और आज सपा और बसपा के इकट्ठे होने से क्या हो रहा है कि वेस्टर्न यूपी, जहां के 26-27 सीटें हैं लोकसभा की, वहां दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है, और उसकी संभावना बहुत है, तो गठबंधन को बहुत ही फायदा होने वाला है। ईस्टर्न यूपी में भी ऐसी बहुत सीटें हैं। इस परिस्थिति में मुस्लिम वोट ये तो जरूर देखेगा कि किस पार्टी का आधार क्या है। पर बीजेपी ने एक बात कही कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं तो इसलिए प्रियंका को लाया गया है। और कांग्रेस के भीतर जो कांग्रेस के कवर करने वाले संवाददाता हैं उनसे हम लोग बात करते थे तो यही कहते थे कि प्रियंका गांधी आखिरी दांव हैं, अगर ये भी फेल हो गई तो क्या होगा। तो क्या अब लगता है कि राहुल गांधी फेल होने के दांव से उबर गए हैं और प्रियंका गांधी को लाने से जो चर्चाओं में शिफ्ट होगी कि राहुल को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाए या नहीं देखा जाए, उससे उन्होंने खुद ही ध्यान हटा लिया है? देखिए, ये तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट इस इलेक्शन में कांग्रेस का 44 से जाके मेजॉरिटी की तरफ बढ़ना तो असंभव है। क्लियरली उनको अलायंस करना पड़ेगा, इलेक्शन के बाद अलायंस करना पड़ेगा और पार्टी से हाथ मिलाना पड़ेगा। और पार्टीज राहुल गांधी को तब तक नहीं मंजूर करेंगी जब तक कांग्रेस की 150-160 सीटों से ज्यादा नहीं जाता है। तो कांग्रेस राहुल गांधी का प्रधानमंत्री इस बार होना 2019 के चुनाव में, हालांकि नरेंद्र मोदी और भाजपा करना चाहेंगे मोदी वर्सेस राहुल, मुझे नहीं लगता वो ऑन द कार्ड्स दिख रहा था। क्या बीजेपी प्रियंका गांधी को लेकर असहज नजर आती है अटैक करने के मामले में, या बीजेपी को और मौका मिल गया परिवारवाद को लेकर, कहेंगे कि माँ बेटा बेटी की सरकार है, ऐसा बोलने लगेंगे? देखिए, दोनों चीज बीजेपी अटैक करेगी और वो समझ में भी आता है, क्यों नहीं अटैक करेगी। कि डायनेस्टी का मुद्दे पे अटैक करेगी, जैसा आपने पहले कहा डायनेस्टी हर एक जगह है, लेकिन फिर भी करेगी। कांग्रेस की पहली फैमिली है, फर्स्ट फैमिली। दूसरा के राहुल का फेलियर पे बात करेगी, लेकिन राहुल का जो सक्सेस रहा है ना, वो एक पिछले साल भर में कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने जो मूव्स किए हैं, ठीक लोगों को ठीक जगह बिठाना, ये नहीं कि अपने आप उनका चेहरा सामने करना प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में। और लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है, उनकी कई मूव्स रही है ना,
वो बहुत अच्छी मूव्स रही हैं। एक मैं कहूंगी जैसे कि लोगों की नब्ज पकड़ लेना कि क्या चीजें लोगों को परेशान कर रही थी, फार्मर्स का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, उसको उन्होंने तूल दी है। नंबर 2 जो उन्होंने किया है कि जो सीनियर लोग हैं पार्टी के उनको एक्सेप्ट किया है और सीनियर लोगों ने राहुल को एक्सेप्ट किया है। जो असली फर्क आया है ना पार्टी की फंक्शनिंग में पिछले महीनों में, वो उसकी वजह से आया है। तो फिर प्रियंका के आने से ये ध्यान नहीं बटेगा कि चर्चाओं में लोग कहेंगे कि प्रियंका अच्छी है कि राहुल अच्छे हैं? हो सकता है कि लोगों का रुख उधर बदले। लोगों के मन में यह भी भावना है कि हो सकता है आगे जाके प्रियंका प्रधानमंत्री की दावेदार होंगी, कैंडिडेट होंगी। लोग तरह तरह की बातें सोचेंगे। राहुल गांधी इससे प्रभावित नहीं दिखते हैं ना। पर इस फैसले से भी राहुल गांधी असुरक्षित नहीं लगते हैं आपको? आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी बहन प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 महीने के लिए नहीं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये टर्न अराउंड करेंगे उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के लिए। मतलब ये लंबी लड़ाई लड़ने आ रहे हैं अब। तो जैसा मैंने कहा ना, ये कौशन जो था ना, फूक फूक के चलना, आना है नहीं आना, अब लड़ना है कि 2024 में हम जीत पाएंगे, अभी नहीं जीत पाएंगे, ये सब अलग कर दिया गया है। और आर पार की लड़ाई और एक रिस्क लेने का जो दांव खेला है ना, वो आज राहुल गांधी ने दिखाया है प्रियंका वाड्रा को। बहुत संक्षेप में, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी का आना सही फैसला है? खासकर रॉबर्ट वाड्रा का मामला आते रहता है, जांच वांच होती रहती है, गिरफ्तारी की भी बात होती है। मुझे लगता है ये बहुत अहम कार्ड खेला है और इसका असर क्या होगा ये टाइम बताएगा, क्या लोग किस नजरों से देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो जग्युलर होता है ना, जो निशाना, तीर को निशाने की तरफ फेंकना, वो जो राजनीति है ना, उसकी चेष्टा की गई है। उसका असर क्या होगा टाइम बताएगा। बहुत बहुत लेकिन मुझे लगता है ठीक ही कार्ड खेला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी, आप बहुत दिनों के बाद प्राइम टाइम में आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आपसे बात कर अच्छा लगता है। ब्रेक के बाद हम दूसरे हिस्से पर बात करेंगे कि क्या विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में रिजर्वेशन खत्म हो गया है, खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। भारत की उच्च शिक्षा पिछले 1 साल से करीब करीब ठप जैसी है। 7 महीने से ज्यादा समय हो गए, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में कोई बहाली नहीं हो पा रही है। क्या हमारी सरकार या राजनीति के पास उच्च शिक्षा की खस्ता होती हालत के लिए वक्त है भी? भारत के प्रधानमंत्री जनवरी शुरू होते ही 100 रैलियां पूरी करने की यात्रा पर निकल चुके हैं। एक रैली के अगर औसत 5 घंटे भी लगते होंगे तो समझिए कि 20 दिन सिर्फ रैली करने में चले जाएंगे। मानव संसाधन मंत्री को यह कहते हुए करीब 2 साल हो चुके हैं कि 1 साल के भीतर दिल्ली विश्वविद्यालय में 9000 से अधिक शिक्षकों को, एडहॉक शिक्षकों को परमानेंट कर देंगे। बहाली वैसे भी नहीं होती है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट का स्वाद चख लिया है। कम पैसे में शिक्षक रखिए और पढ़ाने के नाम पर ठेके के शिक्षकों से कार्यक्रमों में अतिथियों को बुलाकर फूलों का गुच्छा दिलवाइए। क्यों साल भर से बहाली नहीं हो रही है, इसे समझने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहले की क्या व्यवस्था थी यह जानने के लिए 200 पॉइंट रोस्टर को समझिए। पहले एक यूनिवर्सिटी के सारे विभागों में जितनी भी वैकेंसी होती थी उसकी कुल संख्या का 49.5% आरक्षित हो जाता था और अब आरक्षित पदों को 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से सभी विभागों में वैकेंसी का वितरण कर दिया जाता था। इससे होता यह था कि 49.5% आरक्षण सबको मिलता था और हर विभाग में पूरी तरह से आरक्षण ना लागू होने के बाद भी पर्याप्त संख्या में आरक्षित पद पर नियुक्ति होती थी। अप्रैल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले से चली आ रही इस व्यवस्था को पलट दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी को यूनिट नहीं मान सकते, इकाई नहीं मान सकते, इसकी जगह एक विभाग को यूनिट मानिए और इसके लिए 13 पॉइंट रोस्टर बनाया गया। जैसे हिंदी विभाग में 10 वैकेंसी अगर निकलेगी तो 1 से 3 नंबर के पद पर जनरल की नियुक्ति होगी और हर चौथा पद जो होगा ओबीसी के हिस्से में जाएगा और हर 7वां पद अनुसूचित जाति के, यानी 7 पद निकलेगा तभी 7वां पद अनुसूचित जाति के हिस्से में जाएगा और 13वां पद जनजाति को मिलेगा। ऐसा शायद ही होता है कि किसी विभाग में एक साथ 13 वैकेंसी निकले। अगर वैकेंसियां आमतौर पर कम निकलती हैं तो कैसे लागू होगा? इसलिए कहा जा रहा है
कि विभाग को यूनिट मानने से आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो गई है। यूनिवर्सिटी को यूनिट मानने से एक यूनिवर्सिटी में कुल शिक्षकों का 49.5% आरक्षित होने की संभावना थी, मगर विभाग को यूनिट मानने से जरूरी नहीं कि वो वैकेंसी निकलेगी ही और रिजर्व होगी। 13 पॉइंट रोस्टर और विभाग को यूनिट मानने का पैमाना जो है वो बहुत छोटा है। इस छोटे से पैमाने में आप अधिकतम सभी वर्गों को एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो सरकार 10% आरक्षण देने का जश्न मना रही है, वो देखे कि 49.5% आरक्षण कैसे खत्म होता हुआ दिख रहा है। जैसे इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का यह विज्ञापन देखिए, अलग अलग विभागों के विज्ञापन निकाले गए हैं, किसी विभाग में 5 से अधिक पद का विज्ञापन नहीं है। आप देखेंगे कि जो रिजर्व पोस्ट हैं SC ST और OBC के, उसमें नील है, कोई भी सीटों की संख्या नहीं है, सिर्फ जनरल में सीटों की संख्या है। तो आरक्षण तभी लागू होगा जब 5 से अधिक पद की वैकेंसी निकलेगी। इसीलिए आरक्षित पदों का कॉलम आपको खाली दिख रहा है। अगर आप सभी विभागों का टोटल करें तो खेल समझ जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी ने 20 पदों के लिए विज्ञापन निकाले और 20 में से एक भी आरक्षित पद को नहीं गया, जो संविधान का उल्लंघन है। पुराने तरीके से यूनिवर्सिटी को यूनिट माना गया होता इस केस में, तो 20 में से कम 9 पद OBC अनुसूचित जाति और जनजाति को गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसका क्या असर होगा, क्या अध्यादेश सरकार लाएगी? इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने एक बिल बनाया था, मगर कहां है किसी को पता नहीं। इसलिए आपको याद होगा कि हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक शिक्षकों ने धरना दिया, बड़ी रैली निकाली। मांग यही थी कि सरकार अध्यादेश लाए, 13 पॉइंट रोस्टर को हटाए, 200 पॉइंट वाले को लाए और जल्दी से 4,500 पदों को भरे, ताकि सबको आरक्षण का लाभ मिले और जनरल को भी पद मिले, उनकी भी नौकरी हो। इस नए 13 पॉइंट रोस्टर से दिखता यह है कि 100% आरक्षण जो है वो जनरल के लिए हो जाएगा, जैसा कि आपने अभी इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के विज्ञापन में देखा। ऐसे कई विज्ञापनों से इसके आलोचक साबित करना चाहते हैं। क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस आदेश के बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? इस हिसाब से एक हिसाब से सवाल करने वालों ने मुझे बताया कि 13 पॉइंट रोस्टर से 13 पदों में से 9 जनरल को जाएंगे और 4 रिजर्व को, लेकिन तब जब 13 की वैकेंसी आएगी। अगर 2 ही वैकेंसी निकली तो वह दोनों सीट जनरल को जाएगी, अनुसूचित जनजाति के छात्र का तो नंबर ही नहीं आएगा। एक सवाल यह भी है कि किसी यूनिवर्सिटी में डिसेबिलिटी एक्ट क्यों नहीं लागू होता? डिसेबिलिटी एक्ट को लेकर भी बहुत सारे विशिष्ट शारीरिक क्षमता वाले छात्र और शिक्षक मुझे लगातार लिखते रहते हैं कि यूनिवर्सिटियां इस पे चुप रहती हैं और सरकार विज्ञापन देकर निकल जाती है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसके अनुसार 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2620 प्रोफेसरों में से अनुसूचित जाति के मात्र 130 और जनजाति के 34 प्रोफेसर हैं, यानी 4.96% अनुसूचित जाति के और 1.30% जनजाति के। OBC का एक भी नहीं, जनरल वर्ग के 2434 प्रोफेसर हैं। साफ है आरक्षण पहले भी लागू नहीं होता था और अब भी लागू नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए फैजान मुस्तफा साहब हैं। फैजान साहब का अक्सर वो संवैधानिक मसलों पर राय देने के लिए आते हैं, ये भी संवैधानिक मसला है, लेकिन आज उनकी पोजीशन अलग है। वो भारत और कनाडा के कंसोर्टियम के तहत 132 विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष हैं और भारत में 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। तो फैजान साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों ने मुझसे ये बात कही कि आरक्षण व्यवस्था इस फैसले से खत्म हो जाती है, क्या ये उनकी बात सही है? रवीश, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और आप बार बार यूनिवर्सिटी सीरीज में कहते रहे हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो जिस तरीके से मामला चल रहा है ऐसे हम नहीं बनेंगे। मुझे ये लगता है कि ये बात जो कह रहे हैं हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ब्रदर्स, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखिए रवीश कि वही 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो आपने अभी आंकड़ा दिया कि उसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पे OBC रिजर्वेशन है ही नहीं। अब ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज का स्ट्रक्चर होता है रवीश, ज्यादातर ये होता है कि एक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर होता है और अक्सर 2 एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो अब प्रोफेसर की पोस्ट क्योंकि एक होती है, अगर डिपार्टमेंट यूनिट बनेगा तो कभी भी वो आरक्षित नहीं की जाएगी। और अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोग प्रोफेसर नहीं बनेंगे
और वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल की प्रोफेसर की सीनियरिटी जरूरी है, तो भारत में अब दलित और ओबीसी वर्ग से डीन और वाइस चांसलर्स इस वर्ग के नहीं बनेंगे। मैं रवीश इस बात को ऐसे आपको समझाना चाहता हूं कि संविधान में पूरा एक मुद्दा जो रिजर्वेशन का है वो ये लेके है कि जो कास्ट अनरिप्रेजेंटेड है, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकार के संस्थाओं में, उनके लिए आरक्षण किया जाए। अब जब 22-22.5% SC/ST का रिजर्वेशन होना चाहिए और अभी आपने खुद बता दिया कि ST में 1.3% हैं एसोसिएट प्रोफेसर हमारे, तो आप ये सोचिए कि हम वो रिजर्वेशन जो संविधान में के तहत हम करते हैं उसको भी नहीं पा रहे हैं। अब अगर हमने डिपार्टमेंट यूनिट बना दिया तो मैं ये समझता हूं कि ये रिजर्वेशन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा कदम है, और फिर विश्वविद्यालयों में बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व SC/ST और OBCs का नहीं रह जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये बिल्कुल गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कोई रीजंस भी नहीं दिए, बस उन्होंने कहा साहब ये पहले भी फैसले होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं हुई। क्योंकि ये देखिए कि जब ये विवेक तिवारी का जजमेंट हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और अपील में आए थे तो डिसमिस हो गई थी, फिर रिव्यू भी डिसमिस हो गया, फिर बाद में जब हंगामा हुआ तो UGC दोबारा गई सुप्रीम कोर्ट में। मैं समझता हूं जितनी अच्छी पैरवी होनी चाहिए थी वो इस केस में शुरू से नहीं हुई। और दूसरी चीज ये कि मैंने ये लिखा है अपने आर्टिकल्स में कि ऐसा लगता है कि भारत के न्यायालय रिजर्वेशन के विरुद्ध हैं और उन्होंने उसमें अक्सर अड़ंगे लगाने की कोशिश की है। ये एक और एग्जाम्पल है कि जब आप यूनिट जो है वो चेंज कर देंगे, यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट बना देंगे यूनिट, तो रिजर्वेशन खत्म होने की तरफ बढ़ेगा। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत गलत बात है। फैजान साहब, आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कड़े वाक्य का इस्तेमाल किया कि भारत के न्यायालय आरक्षण के विरुद्ध हैं। इसे और भी स्पष्ट कीजिए और ये बताइए कि अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ गया है तो क्या सरकार के पास ठीक करने का कोई रास्ता है? नहीं, सरकार के पास ठीक करने का रास्ता मैं इसलिए कह रहा हूं रवीश कि न्यायालय आमतौर से मेरिट के नाम पे कहते रहे कि साहब 50% रूल। अब 50% रूल तो कहीं दिया हुआ नहीं है। वो कि इंदिरा स्वानी में जाके उन्होंने कहा कि बहुत कंपेलिंग रीजंस हो तो 50% के रूल को आप वो कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन कैच अप, कैरी फॉरवर्ड, मतलब इतने संविधान में संशोधन करने पड़े हैं न्यायालयों ने जो बात कही है रिजर्वेशन पे उनकी वजह से, और फिर बार बार वो संविधान संशोधन चैलेंज किए गए हैं कि मुझे ये लगता है, और इसीलिए अब ये देखना होगा कि ये जो 10% आर्थिक रिजर्वेशन है, अगर ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अप्रूव कर दिया तो ये बात और हाइपोथेसिस साबित हो जाएगी कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को मेरिट के नाम पे न्यायालय जो है वो अपोज करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिजर्वेशन जाएगा जिसमें अपर कास्ट बेनिफिशियरी होंगे, अगर उसको उन्होंने अप्रूव किया तो ये हाइपोथेसिस और एक बार साबित होगी। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं तो एक एम्पेरिकल बात कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन के केसेस तो ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसमें न्यायालय ने जो सरकारें करना चाहती, दरअसल बात क्या है रवीश, एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊं, सरकारें भी कोई दलितों या ओबीसीज के हक की लड़ाई नहीं लड़ती हैं। जब इलेक्शन होने वाला होता है तो इलेक्शन से पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, इलेक्टोरल कंपल्जन्स की वजह से रिजर्वेशन अनाउंस करती हैं। अब क्योंकि जजेस हैं उनको इलेक्शन का कोई डर नहीं है, उनको किसी के वोट नहीं चाहिए, तो वो मेरिट के नाम पे ज्यादातर रिजर्वेशन पे अधिक से अधिक अंकुश लगा देते हैं। फैजान साहब, बहुत सारे जो छात्र मिल रहे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनका ये कहना है कि UGC ने पहले सर्कुलर निकाल दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद, और वो अपने ही सर्कुलर को वापस लिए बगैर उसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो सरकार भी मजाक कर रही थी। और क्या ये वाकई ये ऐसा हुआ है कि 1 साल से नियुक्तियां विश्वविद्यालयों में रुक गई हैं इसकी वजह से? रवीश, अप्रैल के बाद से किसी भी विश्वविद्यालय में कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं हो पाई क्योंकि UGC ने सिलेक्शन कमेटी करने को मना किया। और अभी कोई 1-1.5 महीने पहले सारे कुलपतियों के पास, हमारे पास भी वो लेटर आया कि आप ये बात लिख के दीजिए कि आपने कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं की, और अगर आपने सिलेक्शन कमेटी की तो क्यों की, उसके रीजंस दीजिए।
तो जब हंगामा हुआ तब इन्होंने ये उस पर रोक लगा दी। मैं ये समझता हूं कि रोक लगाने की वजह से और हमारी सिचुएशन हो गई। आप सोचिए कि यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, एनआईटीज जहां 45 से 50% तो वैसे ही वैकेंसीज नहीं थी, अगर पिछले 8 महीने में कहीं पे भी कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी तो उन यूनिवर्सिटीज का क्या होगा। सिलेक्शन कमेटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में रवीश होती है उसमें एक राष्ट्रपति का नॉमिनी होता है। तो पहले वो नॉमिनी हर फैकल्टी का अलग अलग होता था, जैसे लॉ का नॉमिनी है तो वो लॉ का प्रोफेसर होगा। अब ये सिस्टम है कि पूरी यूनिवर्सिटी के लिए 5 लोग बना दिए गए, सिर्फ उन्हीं से आपको कंसेंट लेके सिलेक्शन कमेटी करनी है, वो सब्जेक्ट को नहीं जानते। ये बड़ा गंभीर बात है, समझने की बात है कि जो चयन की प्रक्रिया है, लॉ के प्रोफेसर की नियुक्ति में केमिस्ट्री वाला बैठा हुआ है और वो भी प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये देखने की बात, और ये जनता तक ये मुद्दे नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। पर फैजान साहब, फिर से हम लौटना चाहते हैं कि मेरे कई मित्र जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कई दिनों से समझा रहे हैं रोस्टर का, तो मुझे लगता था कि हम नहीं समझा पाएंगे, पर हम वाकई इससे आप खुद भी कह रहे हैं उनकी बात की, हाँ इससे रिजर्वेशन सिस्टम यूनिवर्सिटी में खत्म हो गया है। क्या राज्यों के कॉलेजों में भी यूनिवर्सिटी सिस्टम खत्म हो गया? और फिर मैं अब आपसे जवाब ये भी चाहता हूं कि सरकार अब क्या कर सकती है, लोग सरकार से क्या डिमांड कर सकते हैं? अगर सरकार कहेगी कि हमारे पास, हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कहानी खत्म। रवीश, राज्यों में तो 20 सालों से कई राज्यों में बैन लगा हुआ है कि रिक्रूटमेंट पे, कि कोई आदमी टीचर अगर प्रोफेसर रिटायर हो गया तो उसकी पोस्ट ना भरी जाए और उसको में गेस्ट फैकल्टी रख लिया जाए। और इसलिए राज्यों की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें तो और ज्यादा बुरे हालात हैं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है, सरकार उस फैसले को बदल सकती है। SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। शाहबानों के केस में एक फैसला आया था, सरकार ने उसे पलट दिया, जो कि उस पे बाद में कंट्रोवर्सी होती रही। आ जाएगा, अभी सिर्फ बजट सत्र है, तो क्या सरकार के पास मौका है? भाई अभी देखिए, लोकसभा का सेशन होने में पार्लियामेंट के अभी 1 हफ्ते से ज्यादा है। सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस ले आए। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में कई महीने पहले ये बात, मेरे ख्याल से जुलाई जून में लिखी थी कि ऑर्डिनेंस आना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डिनेंस नहीं आया। फिर बीच में ये सुना कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पे प्रोटेस्ट होने लगी स्वर्णों की तरफ से। तो मैं समझता हूं इस लड़ाई को स्वर्ण और दलित पे ना देखा जाए। यूनिवर्सिटीज में एक तो सिलेक्शन कमेटीज होने का आदेश फौरन आना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि जब यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो उसकी गवर्निंग काउंसिल है, वो रिजर्वेशन देख के देती है कि इस डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट रिजर्व कर दो, इस डिपार्टमेंट में 3 पोस्ट रिजर्व कर दो। ये जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा लॉजिक है कि साहब ऑरेंजेस और एप्पल्स को जो है कंपेयर ना किया जाए, कि केमिस्ट्री और हिस्ट्री को कंपेयर ना किया जाए, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। उनको यूनिवर्सिटी सिस्टम में कैसे रिजर्वेशन लागू किया जाता है ये नहीं। और रवीश, आप देखिए किसी डिपार्टमेंट में सारी पोस्ट एक साथ खाली नहीं होती। आज एक आदमी रिटायर हुआ, कल दूसरा आदमी छोड़ के चला गया, वही 2 पोस्ट भरी जाएगी। उस डिपार्टमेंट में की पूरी 8 पोस्ट एक साथ नहीं भरी जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। ये बात अब मुझे आपसे बात करने के बाद बेहतर तरीके से समझ में आई। हमारे मित्र राजेश पासवान, उनसे मैं बात कर रहा था, मुझे भी ये बात समझ में आने लगी कि 2 बातें लोगों को समझनी है कि कॉलेज राज्यों में जो यूनिवर्सिटी हैं वो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसी नहीं निकल रही हैं, तो ना तो जनरल को पद मिल रहा है, ना रिजर्व कैटेगरी को मिल रहा है। और ये जो नई व्यवस्था आई है, उस नई व्यवस्था को अगर लागू किया जाए तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तो एंट्री ही नहीं मिलेगी, ओबीसी और अनुसूचित जाति के छात्रों की एंट्री मिलने की संभावना ही रह जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी, और सारे पद जनरल को चले जाएंगे अगर बहाली हुई तो ये एक बात है। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में जहां हजारों की संख्या में वैकेंसी खाली है, क्या रिजर्वेशन को खत्म किया जा सकता है और क्या वो होने देगी? हम इस पर और आगे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब इस पर समझाने के लिए।